हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 12th क्लास का। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा रहा था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। और हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण देखे थे। अवकलित वेग समीकरण आया था dx/dt बराबर k और समाकलित वेग समीकरण आया था x बराबर kt। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने ये समाकलित वेग समीकरण निकाल लिया था x बराबर kt। अब देखो और आगे समझो। अपने पास आ गया था समाकलित वेग समीकरण x बराबर kt। कुछ ग्राफ बनाते हैं, टॉपिक वही चल रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। कुछ ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं x व t के मध्य, x व t के मध्य ग्राफ। इन ग्राफों को भी दोस्तों आप ढंग से देखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व कमेंट करें। वीडियो को आप दोस्तों कंप्लीट देखा करो जिससे आपके टॉपिक समझ में आए। कई स्टूडेंट लापरवाही कर रहे हैं, आपको कोई लेंथी वीडियो बनाई नहीं जा रही। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास कब तक चालू हो इसका कोई आइडिया या अंदाजा नहीं है। तो आप घर पर कंटिन्यू अध्ययन करते रहें, मेहनत नहीं छोड़ें। तो हम पढ़ रहे हैं x व t के मध्य ग्राफ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। हमारे पास समाकलित वेग समीकरण ये आया था x बराबर kt। आया था या नहीं आया था? तो x और t के मध्य ग्राफ। x आपको पता ही है, t समय बाद उत्पाद की सांद्रता है। क्लियर? के दर नियतांक है और t समय है ये। तो x और t के मध्य ग्राफ निकालते हैं कि क्या ग्राफ आता है। देखो ये जो समीकरण है ये है y बराबर mx की। ये y बराबर mx की समीकरण है और y बराबर mx की समीकरण का ग्राफ इस तरह का आता है, स्ट्रेट लाइन। इस तरह का आता है स्ट्रेट लाइन। तो हमको ये तो पता लग गया इस समीकरण से कि ग्राफ कैसा आएगा। तो आप ग्राफ बना सकते हैं। देखो आप ये कोशिश करना कि समय को आप हमेशा कौन से अक्ष पर लो, x अक्ष पर। तो y और mx के मध्य ग्राफ बना रहे हो। y अक्ष पर आपको लेना है x जो है क्या, उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता x, ये y अक्ष पर ले लिया। x अक्ष पर आपको लेना है समय t, जिनके मध्य ग्राफ बन रहा है। मतलब ये ग्राफ बन रहा है उत्पाद की सांद्रता और t के मध्य। और y बराबर mx की समीकरण का ग्राफ ऐसा आता है। सही है? ये m जो होता है ढाल, तो इस समीकरण का ढाल कितना है, k है। या इस ग्राफ का ढाल, ये ग्राफ है, इसका ढाल k है। आप ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा x व t के मध्य। क्लियर? दोस्तों एक ग्राफ और देखते हैं। ये ग्राफ था x व t के मध्य। एक ग्राफ और बनाते हैं और वो ग्राफ बनाते हैं हम, ये थोड़ा कठिन है, ढंग से समझना। at व t के मध्य ग्राफ। आपको एक बार जरूर अटपटा लगेगा कि ये at क्या है। हम at और t के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि ये at वगैरह है क्या। देखो मान लेते हैं a0 जो है, देखो ढंग से देखो, a0 जो है ये t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता है। क्रिया कारक की सांद्रता t बराबर 0 पर, मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा प्रारंभ में, t बराबर 0 पर मतलब प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता है ये a0, क्रिया कारक की सांद्रता। बेटा ये स्मॉल a है। आपको पता ही था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था
कि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता आपने कितनी ली थी, ए ली थी। तो ये A0 जो है ये क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभ में सांद्रता है जो थी स्मॉल a। और इसमें AT जो है AT ये है T लिख रहा है, तो T समय बाद, T समय बाद क्रिया कारक की सांद्रता है। और आपको पता ही है T समय बाद जो क्रिया कारक की सांद्रता थी वो कितनी बची थी, A माइनस एक्स। ध्यान है क्या, मैंने क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता ये ली थी और T समय बाद क्रिया कारक कितना शेष रह गया था, A माइनस एक्स। तो ये AT है जो A माइनस एक्स है। मैंने सिंबल बदल दिए हैं, A0 जो है ये A है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, AT जो है क्रिया कारक की T समय बाद सांद्रता। हमारे पास ये समीकरण है, ये समाकलित वेग समीकरण। ग्राफ बनाने के लिए इस समीकरण की ही हेल्प लें। ये आपके पास है, ये समाकलित वेग समीकरण। अच्छा, अगर मैं A0 में से x घटा दूं, A0 में से AT घटा दूं, मतलब A में से A0 का मान A है, ढंग से देख लो, और AT का मान A माइनस एक्स है। अगर मैं A0 में से AT घटा दूं, मतलब A में से A माइनस एक्स घटा दूं, तो मुझे x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ढंग से देख लो, x बराबर KT है। अगर मैं A0 में से AT घटाता हूं, अर्थात A में से A माइनस एक्स घटाता हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कट जाएगा, x आ जाएगा। तो हम इसके स्थान पर, x के स्थान पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, A0 माइनस AT। ढंग से देख लो, लिख सकते हैं, क्योंकि A0 में से अगर AT घटता है तो x ही बचता है, बराबर KT। आपको ग्राफ किस किस के मध्य बनाना है, AT और T। तो AT को तो आप x अक्ष पर, T को मैंने कहा है कि कोशिश किया करो कौन सी अक्ष पर रखा जाए, बाई अक्ष पे, खड़ी लाइन पे। तो ऐसा करते हैं, x अक्ष पर, तो इस AT को तो यहीं रहने देते हैं, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। AT इधर गया और ये इधर आ गया, तो AT बराबर क्या बन जाएगा, A0 माइनस KT। लड़का कह रहा है ये कैसा किया, मैंने कि बेटा इस AT को इधर ले गया तो ये माइनस से प्लस में हो गया, ये KT इधर आ गया, ये माइनस में हो गया। तो अपने पास ये समीकरण बन चुकी है, AT बराबर A0 माइनस KT। अब AT और T के मध्य ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसको तो हम मान लेते हैं बाई अक्ष पे लेना है। ये मैंने कहा T तो अक्ष पर लेना है, कौन सी पर, x पर, ये बाई अक्ष पर, ये x हो गया, x के बगल में लिखा होता है m, ढाल, ये m हो गया, ये माइनस लगी रहा है, ये है c। मतलब ये ग्राफ जो बनने वाला है ये कौन सी समीकरण का बन रहा है, y बराबर mx प्लस c का। ये आपके पास समीकरण आई, ये y है, y अक्ष पे लोगे, इसको x अक्ष पे लोगे, t x अक्ष पर, ये m हो गया ढाल, और y बराबर माइनस mx c का ग्राफ है ये, यानी कह लो ये ग्राफ है y बराबर c माइनस mx का। m ढाल होता है, यहाँ ढाल नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है, y बराबर mx का ग्राफ तो ऐसा आया, और y बराबर माइनस mx c का ग्राफ इस तरह का आता है। माइनस है मतलब ढाल नेगेटिव होता है ना, तो ग्राफ इस तरह का मिलेगा हमको, ढाल नेगेटिव। देखो ये तो होता है पॉजिटिव ढाल और ये होता है नेगेटिव ढाल, तो इस तरह का आपको ढाल मिलेगा। तो आप अब ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बना लेते हैं। ढाल को आपको देख लो कैसा आएगा, दिख रहा होगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। बाई अक्ष पे कौन लिया आपने, AT। AT समझ गए होंगे, T समय पश्चात, अरे AT मतलब A माइनस एक्स, A माइनस एक्स है। बेटे ढंग से देखें तो ये ग्राफ था x और t के मध्य, और ये ग्राफ है a माइनस एक्स और t के मध्य। AT जो है ये a माइनस एक्स ही तो है, और यहां कौन आएगा, t। और ग्राफ आपको पता ही है, ढाल नेगेटिव आएगा, माइनस m। ढाल कौन है यहां पर, ढाल होता है k, m, तो m k ही तो है, तो ढाल है माइनस k, ढाल नेगेटिव है यहां पर। यहां ढाल k था, यहां माइनस k है। बात को क्लियर समझ लो, ठीक है। अच्छा,
जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उनका वेग कितना होता है। ये ग्राफ बना दिए मैंने दो, आप इसको नोट कर लेना। पर उससे पहले मेरी एक महत्वपूर्ण बात और सुनिए। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है आर, इसके लिए दर नियम ऐसा आता है a - x⁻0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग k के बराबर होगा, मतलब एक नियत मान होगा। k एक कांस्टेंट ही तो है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग k के बराबर होगा, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग एक नियत मान होगा। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक नियत वेग से चलती है। मतलब वेग ना तो बढ़ता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, ना घटता है। वो के होता है ना, के एक नियत मान होता है, स्थिर होता है, स्थिरांक होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग एक कांस्टेंट होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया इस तरह की अभिक्रिया है कि वो प्रारंभ से जब से स्टार्ट होगी और जब तक वो चलेगी वो नियत वेग से ही चलती है। मतलब उस अभिक्रिया का वेग ना बढ़ता है ना घटता है। बात को समझ रहे हो? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। यहां तक क्लियर? इसको नोट कर ले। वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो हमने दो ग्राफ भी बनाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ध आयु काल। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है? नाम से लग रहा है आधा आयु काल। अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जैसे ये अभिक्रिया है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A है। A मतलब t = 0 पर। यही अभिक्रिया लेता हूं। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है ये 0 है। और मान लो 5 सेकंड बाद क्रिया कारक की सांद्रता आधी रह गई। तो क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी जितने समय में रह जाएगी, 5 सेकंड में रह गई ना, तो वह समय क्या कहलाएगा? अर्धायु काल। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है? 5 सेकंड। मतलब मैं कह सकता हूं अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं अर्धायु काल। बिल्कुल सही। तो इस तरह से लिखेंगे अर्धायु काल को। अर्धायु काल वह समय है, अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की जितने समय में क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जैसे प्रारंभिक सांद्रता आपने ली 10 और 5 मिनट में वो सांद्रता रह गई 5, तो 5 मिनट अर्धायु काल है। तो अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है। आधी शेष रह जाती है। लिख लोगे पूरा? तो ये हो गया हमारा अर्धायु काल। ठीक है। अच्छा, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अर्धायु काल पढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया ही चल रही है ना अपनी, तो उसके लिए अर्धायु काल निकालते हैं। कितना आता है? हमें पता ही है x = kT होता है। अच्छा, सही है। एक बात बताइए, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया अपन ने कल पढ़ी थी, ये अभिक्रिया A से बना उत्पाद,
इसकी t बराबर 0 पर कितनी सांद्रता ली थी a, इसकी कितनी थी 0। t समय बाद इसकी सांद्रता कितनी रह गई a माइनस एक्स, ये कितना बना x। अर्धायु काल पर इसकी सांद्रता a/2 रह जाएगी क्रियाकारक की। मैंने ये कहा अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो x का मान a/2 नहीं होगा क्या। अर्धायु काल पर t हाफ पर अर्धायु काल पर इसकी सांद्रता आधी रह जाएगी, तो x का मान a/2 आएगा, जब भी तो आधी रह जाएगी। बड़े ढंग से सुन। अरे जब क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाएगी तो उत्पाद भी तो आधा बन जाएगा a/2। मेरी बात को समझ लेना। हम किस क्लियर लिख सकते हैं, अर्धायु काल पर, अर्धायु काल का सिंबल ले लेते हैं t हाफ पर x बराबर कितना a/2। ये मैंने बताया था, x है उत्पाद की सांद्रता। जब क्रियाकारक आधा रह जाएगा, प्रारंभिक क्रियाकारक कितना है a, जब क्रियाकारक आधा रह जाएगा तो उत्पाद भी तो आधा बन जाएगा, उत्पाद हो जाएगा a/2। सही है, तो हम रख सकते हैं अतः x का मान रख दिया a/2 और समय कौन हो गया अब ये t हाफ किसका सिंबल है, अर्धायु काल का। तो इसको अपन ऐसे रख सकते हैं, t हाफ का फॉर्मूला निकालते हैं, t हाफ बराबर आ जाएगा a/2 के, ये वज्र गुणा होकर के नीचे आ गया, तो t हाफ का फॉर्मूला है a/2 के। ठीक है। अच्छा, अर्धायु काल जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वो एक निश्चित मान होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का निश्चित मान होता है। क्यों? क्योंकि देखो a है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो फिक्स होती है, तो अपन ये देख सकते हैं, चलो छोड़ो, t हाफ बराबर आएगा a/2 के। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, कभी कोई न्यूमेरिकल बन जाए तो, पर बनता नहीं है, पर आप याद रखें फिर भी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला क्या है, a/2 के। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता में 2 × k का भाग दे दीजिए, अर्धायु काल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे भी नोट कीजिए। कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ये भी आपको याद रखने हैं, कभी कोई आपसे पूछ ले कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया तो खूब पढ़ी, पर हमें उदाहरण ही नहीं पता। तो बेटा आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण भी पता होने चाहिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल, मतलब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो आप दोस्तों, बड़ा सरल टॉपिक है, ढंग से पढ़ना पर कंप्लीट पढ़ना, दोनों वीडियो को एक साथ देखना, इससे पिछली को और इसको। तो हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। एक उदाहरण तो आप ये याद रखो, अगर हाइड्रोजन गैस, ये पहला एग्जाम्पल है, और क्लोरीन गैस को जल की सतह पर, हाँ तो दोस्तों एक उदाहरण तो ये याद रखना, अगर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जल की सतह पर, मतलब जल की सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को प्रभावित कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जल की सतह है और इस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रभावित की जा रही हैं, तो HCl बनेगा। और इस अभिक्रिया की जब कोटि निकालते हैं तो वो 0 आती है, मतलब इस अभिक्रिया का वेग इन दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, जब भी तो कोटि 0 आएगी। दर नियम ऐसा आएगा, मतलब
आप इनकी दोनों की सांद्रता बढ़ा लो घटा लो, अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये याद रखें, एक एग्जाम्पल ये याद रखें, जो फॉस्फीन गैस है इसको मोलिब्डेनम उत्प्रेरक पर उच्च दाब पर प्रवाहित करना है। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है, इस पर फॉस्फीन गैस को उच्च दाब पर प्रवाहित करना है, तो फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक एग्जाम्पल और याद रखें, अमोनिया गैस को वोल्फ्रेम टंगस्टन उत्प्रेरक पर जब उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर बनती है N2 गैस और हाइड्रोजन गैस। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के ये तीनों एग्जाम्पल याद रखें। पहला एग्जाम्पल याद कर लो, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो HCl गैस बनती है। दूसरा एग्जाम्पल, जब फॉस्फीन गैस को उच्च ताप पर मोलिब्डेनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार जब अमोनिया गैस को टंगस्टन उत्प्रेरक पर उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ हमने कंप्लीट, अब इन दो वीडियो में, पिछली और इस वीडियो में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैंने आपको पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित और अवकलित भी एक समीकरण बताए। उसके बाद मैंने दो ग्राफ बनाए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, एक x और t के मध्य, एक AT व t के मध्य। ध्यान है क्या, एक x और t के मध्य वो ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन ढाल पॉजिटिव, एक AT और t के मध्य हमने ग्राफ देखा। उसके बाद दोस्तों हमने अर्धायुकाल पढ़ा और अर्धायुकाल का मान कितना आया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, T½ अर्धायुकाल का मान आया A/2 के। फिर हमने तीन एग्जाम्पल देखे शून्य कोटि की अभिक्रिया के, तीन उदाहरण। ये आपसे पूछ लेते हैं, कोई शून्य को पेपर में आ जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के दो उदाहरण, एक उदाहरण, तो आपको उदाहरण भी पता होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें। आपको साथ साथ नोट्स बनवाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए नोट्स भी आप साथ साथ ही बनाएं। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। क्लास इस साल शायद उम्मीद है कि इसी तरह से चलेंगी, तो आप किसी उम्मीद में, अन्य किसी उम्मीद में या किसी के झांसे में ना आकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मेहनत करें। दोस्तों तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।